एक बंद कमरे का सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक पेंसिल की आवाज। पिछले 7 महीनों से आरव मेहरा की दुनिया बस इतनी ही है। देवगढ़ के मेंटल हेल्थ सेंटर के कमरा नंबर 11 में बंद एक ऐसा नौजवान ऑफिसर जिसकी आंखों में कभी भविष्य के सपने थे, आज बस एक टक कागज को घूरता रहता है। वो सिर्फ एक ही चीज बनाता है, बार बार एक छोटा सा घर और उस घर की खिड़की में झांकती एक बच्ची। लेकिन ये कहानी आरव के पागलपन की नहीं है, ये कहानी उस वजह की है जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया। किरदारों और उस जगह से जुड़े लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए इस कहानी में जगह और किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। हमारी तहकीकात हमें आज से लगभग 1 साल पहले ले जाती है। आरव मेहरा एक होनहार और तर्कवादी सोच रखने वाला सरकारी अफसर, जिसकी नई नई पोस्टिंग पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले हिल स्टेशन देवगढ़ में हुई थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये पोस्टिंग आरव के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उसे रहने के लिए शहर के सबसे पुराने और शांत इलाके में बना एक बड़ा सा सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ था, ब्लॉक सी, क्वार्टर नंबर 7। क्वार्टर की चाबियां देते हुए वहां के बूढ़े केयरटेकर दीवान चंद ने आरव से बस इतना कहा था, साहब बी ब्लॉक वाला ज्यादा अच्छा है, खाली भी पड़ा है, आप वहां शिफ्ट हो जाइए। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों दीवान जी, ये तो ज्यादा बड़ा है और सुंदर भी है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? दीवान चंद ने नजरें चुराते हुए बस इतना कहा, दिक्कत नहीं साहब, बस रातें थोड़ी भारी है यहाँ की। आरव इस बात पर हंस दिया। वो भूत प्रेत और कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब मन का वहम था। वो नहीं जानता था कि देवगढ़ की धुंध अपने अंदर सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि कई अनसुने राज भी छुपाए हुए हैं। ये वही देवगढ़ है जहां पास में मौजूद लांबी देहाड़ माइंस में आज भी हजारों मजदूरों के चीखे सुनाई देने का दावा किया जाता है, और यहीं के ग्रैंड होटल की कहानियां तो देश भर में मशहूर हैं, जहां आज भी एक ब्रिटिश लेडी की आत्मा अपने कातिल को ढूंढ रही है। आरव के लिए ये सब सिर्फ एक दिलचस्प किस्से थे, जब तक उसका अपना किस्सा शुरू नहीं हुआ। क्वार्टर नंबर 7 में आरव की पहली रात थी। चारों तरफ देवदार के पेड़ की सरसराहटें और एक अजीब सी खामोशी। आधी रात को जब वो गहरी नींद में था, उसे रसोई में बर्तनों के खड़कने की हल्की सी आवाज आई। आरव ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, उसने नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो लिविंग रूम में रखी उसकी आराम कुर्सी अपनी जगह से थोड़ी खिसक चुकी थी। उसने सोचा शायद रात में ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये बस शुरुआत थी। अब उसे हर रात किसी बच्चे के दबे दबे हंसने की आवाज सुनाई देती थी, एक ऐसी हंसी जो कानों में मिश्री नहीं जहर घोल देती थी। कभी कभी उसे घर के किसी कोने से जली हुई लकड़ी की तेज गंध आती थी, तो पल भर में वो गंध गायब हो जाती थी। आरव परेशान रहने लगा। उसकी तर्कवादी सोच अब जवाब देने लगी। वो खुद को समझाने की कोशिश करता कि शायद ये सिर्फ उसका तनाव है, नई जगह का असर है। लेकिन एक रात जो हुआ उसने आरव की रूह कपा दी। रात के करीब 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें एक अजीब सा संगीत बना रही थी। आरव बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा दरवाजे के नीचे खाली जगह से अंदर झांक रहा हो। आरव की हिम्मत जवाब दे गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन दरवाजे के उस पार जो परछाई थी वो एक पल के लिए भी नहीं हिली। कहानी में आगे आरव के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपको भी इन अनकही सच्चाइयों में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को हाइप भी दें, और ऐसी ही और भी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब वापस चलते हैं क्वार्टर नंबर 7 के उस खौफनाक दरवाजे के पास में। कई मिनट तक जब कोई हरकत नहीं हुई तो आरव ने हिम्मत जुटाई। वो बिस्तर से उठा और उसने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। गलियारा एकदम खाली और खामोश था। आरव ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर दरवाजे के ठीक पीछे दीवार पर पड़े एक छोटे से हाथ के निशान पर पड़ी। एक बच्चे का हाथ, कालिक से सना हुआ। अब आरव को यकीन हो गया था कि वो अकेला नहीं है।
अगले दिन वो सीधा दीवान चंद के पास गया। उसने बूढ़े केयर टेकर के हाथ जोड़ लिए और कहा, दीवान जी मुझे सच बताइए, क्या है उस घर में? दीवान चंद की आंखों में गहरा डर था। कांपती हुई आवाज में उसने बताया, साहब, आज से 8 साल पहले उस क्वार्टर में जोशी साहब रहते थे। अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी मीरा के साथ एक रात क्वार्टर में गैस लीक होने से आग लग गई और तीनों की मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में तो यही लिखा हुआ है। लेकिन सच क्या है दीवान जी? आरव ने पूछा। सच ये है साहब, दीवान चंद फुसफुसाकर बोला, कि आग गैस लीक से नहीं लगी थी। जोशी साहब कुछ महीनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। वो कहते थे कि ये घर उनसे बात करता है, दीवारें हिलती हैं, उन्हें कोई बच्चा दिखाई देता है जो उनका नहीं है। सबने सोचा साहब का दिमाग खराब हो गया है। उस रात उन्होंने खुद दरवाजा अंदर से बंद किया था और खुद ही आग लगाई थी। वो बच्ची मीरा, उसकी चीखें आज भी इस इलाके में गूंजती हैं और लोगों को कभी कभी सुनाई देती हैं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो जिस घर में रह रहा था वो एक कब्रगाह थी। उसी रात उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उस मनहूस जगह को हमेशा के लिए छोड़ सके। लेकिन उस घर ने उसे जाने नहीं दिया। रात के 3 बजे आरव को एक जोर के धमाके की आवाज से उसकी नींद खुल गई। लिविंग रूम में धुआं आ रहा था। वो घबराकर बाहर भागा। आराम कुर्सी धू धू करके जल रही थी और उस जलती हुई कुर्सी के ठीक सामने वो खड़ी थी, एक 6 साल की बच्ची। उसकी फ्रॉक किनारों से जली हुई थी, उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने धीरे से अपना छोटा सा हाथ आरव की ओर बढ़ाया। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब दीवान चंद दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो आरव एक कोने में बैठा मिला। वो बस दीवार को घूर रहा था और कांप रहा था। उसकी जबान बंद हो चुकी थी और तब से आरव यही है, किसी से बात नहीं करता है, बस कागज पर उस घर और खिड़की में खड़ी उस बच्ची को बनाता रहता है। हमारी तहकीकात यही खत्म नहीं हुई। हमने जब क्वार्टर नंबर 7 के इतिहास को और खंगाला तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आजादी से पहले वो सरकारी क्वार्टर ब्रिटिश काल में मानसिक रूप से बीमार बच्चों का एक छोटा सा सेनेटोरियम हुआ करता था। जोशी परिवार उस घर में मरने वाला पहला परिवार नहीं था। ये सवाल ये नहीं है कि आरव ने उस घर में क्या देखा। सवाल ये नहीं है कि उस घर में जोशी परिवार की आत्मा थी या किसी और की। असली सवाल तो ये है कि क्वार्टर नंबर 7 में जो कुछ भी था, क्या वो अब भी आरव के साथ में है, उसी बंद कमरे के पागल खाने में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और इस चैनल को हाइप जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।